In this video, we are going to read the life of John Keats. So, John Keats is one of the younger romantics. तो जॉन कीट्स का यहाँ पर मैं क्रोनोलॉजी मैंने दी हुई है और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी उनकी लाइफ को और उनके वर्क्स को, जो भी उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स किस ईयर में आए। तो चलिए सबसे पहले ये है, बात कर लेते हैं व्हेन ही वाज बोर्न एंड वेयर। तो जॉन कीट्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सो 31 अक्टूबर 1795 को जॉन कीट्स का जन्म हुआ था फिन्सबरी, लंदन में। एंड ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ थॉमस कीट्स एंड फ्रांसिस कीट्स। इनके जो पेरेंट्स थे वो थॉमस कीट्स इनके फादर का नाम था एंड फ्रांसिस कीट्स इनकी मदर का नाम था। तो ये एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े थे अपने घर में, मतलब अपने सभी सिबलिंग्स में। तो ये लोग 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर थी इनकी, जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स का बर्थ 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था। इसके बाद इनके सेकेंड ब्रदर का जन्म होता है फेब 28 1797 में, जॉर्ज कीट्स का। फिर 18 नवंबर 1799 को टॉम कीट्स का बर्थ होता है। इस तरीके से 3 ब्रदर्स थे ये। एंड 3 जून 1803 को बर्थ ऑफ फैनी कीट्स का जन्म हुआ था। इनके मदर फादर क्या करते थे, तो इनके पेरेंट्स जो थे वो हॉर्स प्रोवाइड कराया करते थे किराए के लिए और कोच भी देते थे, ये उनका काम था। इसके बाद इन अप्रैल 1804 में ट्रेजेडी हो जाती है जॉन कीट्स के साथ में कि इनके फादर की डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में। 1804 में इनके फादर की डेथ हो जाती है। अब इसके 3 मंथ्स के बाद ही जून 27 1804 में ही, आफ्टर 3 मंथ्स लेटर, इनकी जो मदर थी फ्रांसिस कीट्स वो फिर से शादी कर लेती हैं। तो जॉन कीट्स अपने दोनों छोटे भाई और एक बहन के साथ कहाँ चले जाते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के होम चले जाते हैं। जॉन एंड एलेक जेनिंग्स जो कि एनफील्ड में रहते थे, तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स के नेम थे जॉन एंड एलेक जेनिंग्स। तो जो कीट्स की मदर थी उनकी भी डेथ हो जाती है 1810 में, मार्च 1810 में इनकी मदर की डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस से। अब एलेक जेनिंग्स जो थी वो इनकी गार्जियन थी जॉन कीट्स की, एंड उनकी भी डेथ हो गई 1814 में। इस तरीके से बहुत ज़्यादा माइजरीज ने इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख रहा। तो अब 1814 में ही इनका जो, इसके पहले 1811 में इन्होंने स्कूल ऑफ क्लार्क में इनकी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन इन्होंने उसी समय अपनी पढ़ाई को छोड़ा और अप्रेंटाइज्ड कर लिया थॉमस हैमंड, एक जो सर्जन थे, औषधालय था उनका एडमंटन में। तो एडमंटन के हैमंड सर्जन और औषधालय में इन्होंने प्रशिक्षुता प्राप्त कर ली 1811 में। और 1811 से लेकर 1815 तक इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई करते रहे, मेडिसिन का ज्ञान प्राप्त करते रहे थॉमस हैमंड के अंडर में। और फिर 1816 में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था एपोथेकेरीज हॉल को। तो एपोथेकेरीज हॉल होता है मतलब औषधालय हॉल, मतलब मेडिसिन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले लिया था इन्होंने, अपनी पढ़ाई को पूरी कर लिया था। और लेकिन इस टाइम तक अभी जॉन कीट्स ये नहीं समझ पाए थे कि वो उनका जन्म जो है एक पोइट बनने के लिए हुआ है। लेकिन उन्होंने कुछ एक पोएम लिखनी शुरू की थी 1814 में, थोड़ी बहुत, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि आई 1814 में। तब उनको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि उनका जन्म कवि बनने के लिए हुआ है। तो अब वो अपनी जो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे उसको छोड़ देते, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। और इसी समय हमें एक चीज़ और जाननी है कि वो सबसे ज़्यादा किस से इंस्पायर हुए। तो ये इनका जो इमिटेशन ऑफ स्पेंसर था पोएम थी, ये एक्चुअली फर्स्ट अटैम्प्ट था उनका। लेकिन ये किस चीज़ से इंस्पायर हुए, ये स्पेंसर की फेरी क्वीन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। और अब तक 18 इयर्स के हो गए थे, 18 साल के वो हो चुके थे। तो स्पेंसर की जो फेरी क्वीन थी उसने उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया और उसी साल उन्होंने अ कपल ऑफ पोएम्स लिख डाली। और उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि एक जो छोटा सा युवा कवि है, ये एक न एक दिन आर्ट और साहित्य की दुनिया में अपना महान साम्राज्य स्थापित करेगा। एंड यस ही डिड, और उन्होंने किया। और मेडिकल स्टडीज़ की पढ़ाई के किनारे कर दी। अब उन्होंने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था, अब भाई उन्होंने लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया था। और उनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम आता है 1817 में।
और वो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम था जिसका जो कि C.J. ओलिवर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अप्रैल 1818 में इनकी बुक आती है इंडिमियन, जो कि पब्लिश होती है टेलर एंड हेसे के द्वारा। यस, इसके बाद ही हमको यह ध्यान देना है कि एक ब्लैकवुड मैगजीन में इन पर हार्श रिव्यू लिखा जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ब्लैकवुड मैगजीन में किसके ऊपर हार्श रिव्यू था, तो यस, जॉन कीट्स के ऊपर था। तो ब्लैकवुड्स मैगजीन में बहुत हार्श रिव्यू था जॉन कीट्स के ऊपर। तो लेकिन कीट्स ने उसका रिप्लाई पब्लिशर्स को कैसे दिया? प्रेज और ब्लेम हैज़ बट अ मोमेंटरी इफेक्ट ऑन द मैन whose love of beauty in the abstract makes him a severe critic on his own works। कीट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना था, प्रेस करो या ब्लेम करो, जब जो व्यक्ति उस पर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, जो कि खुद अपना क्रिटिक है। मैं अपने कामों का खुद एक क्रिटिक हूँ, तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, प्रेस करो या ब्लेम करो। मैंने जब सोच ही लिया मुझे कवि बनना है और एक महान कवि बनना है, तो बस मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। कीट्स वॉज ग्रेटली चार्म्ड बाय द स्वीटनेस एंड इमेजरी ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर की फेरी क्वीन पढ़ने के बाद वो स्पेंसर की इमेजरी एंड स्वीटनेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। एंड और एक बुक थी चैपमैन ने जो होमर का वर्क का ट्रांसलेशन किया था, तो चैपमैन्स होमर करके बुक आई थी, उसको पढ़ के भी वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हुए थे एंड डिलाइटेड हुए थे चैपमैन्स का होमर पढ़ करके। और इसी के बाद उनका सोनेट आता है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। और इसमें उन्होंने ग्रीक मास्टर्स और जो ग्रीक राइटर्स थे उनके लिए बहुत सारा रेस्पेक्ट एक्सप्रेस किया है। जॉय, उनकी बुक्स को पढ़ने के बाद जो उनको जॉय मिला, उनके एपिक्स को पढ़ने के बाद जो जॉय फील किया उन्होंने, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर में। और अब उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट किया। ही गैदर्ड नॉलेज ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी थ्रू लैम्प्रयर्स डिक्शनरी। लैम्प्रयर्स की जो डिक्शनरी थी उसके माध्यम से उन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी का ज्ञान इकट्ठा किया। इसी दौरान वो ब्रिटिश म्यूजियम को विजिट करते हैं एंड एल्गिन मार्बल्स की सुंदरता में खो जाते हैं। एंड वी हैव रेड अबाउट एल्गिन मार्बल्स, ब्यूटी ऑफ एल्गिन मार्बल्स इन हिज ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न। हम एल्गिन मार्बल्स के बारे में उनकी ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न में पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, 1818 में ही वो मिलते हैं फैनी ब्राउन से। सितंबर 1818 में फैनी ब्राउन से मिलते हैं। लेकिन यस, इसके पहले भी वो कुछ और गर्ल्स के कांटेक्ट में आए थे, क्योंकि द ब्रिटिश सोसाइटी अलाउड फ्री मिक्सिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो किड्स भी इस तरीके से कुछ और गर्ल्स के भी कांटेक्ट में आए थे। तो कुछ उनके नेम है मिसेस टे एंड बेटी, इस तरीके से। बट इट वाज नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। सो बट यस, जेन कॉक्स का भी नाम आता है एंड मिसेस इज़ाबेला जोन्स। इसे इज़ाबेला जोन्स के बारे में तो हमें अक्सर करके पढ़ने को मिलता है। लेकिन यस, ये जो वुमेन थी ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इन द लाइफ ऑफ कीट्स वॉज फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट महिला थी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं लाइफ ऑफ जॉन कीट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर अच्छा लग रहा हो और बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा हो, तो वीडियो हेल्पफुल प्रूव हो रही हो आप एग्ज़ाम पर्पज़ से, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट का ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा इस तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर कि आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया है या नहीं। यस, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो फैनी ब्राउन थी, यस, शी वॉज इम्पॉर्टेंट वुमेन इन हिज लाइफ। तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी एंड लव्ड द फैशनेबल लाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और 1818 में ही, यस, सितंबर 1818 में वो फैनी ब्राउन से मिले थे। एंड दिसंबर 1818 में वो टॉम कीट्स, जो उनका ब्रदर था, थर्ड नंबर का ब्रदर जो था, उसकी भी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है। इनकी मदर की भी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हुई और इनके ये ब्रदर की भी। तो कितनी माइजरीज थी इनकी लाइफ में, कितना दुख था। 25 दिसंबर 1818 को फैनी ब्राउन से इनकी फैनी ब्राउन और इनकी मदर के साथ में ये टच में आ जाते हैं एंड बहुत सारे ओट्स लिखते हैं 1819 में। और इन्होंने क्रिसमस 1819 को इंगेज्ड हो जाते हैं। 25 दिसंबर 1819 को फैनी ब्राउन से इनकी इंगेजमेंट हो जाती है। इस तरीके से ये 1819 तक का सफ़र इनका था। और इसके बाद क्या भी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था अपनी बिलव्ड के साथ, फैनी ब्राउन के साथ में। फेब 1820 वो समय था जब वो हेमरेज से जूझ रहे थे और उनको एहसास हो गया था कि अब क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी।
तो उनको लग रहा था मेरी लाइफ के अब कुछ ही महीने बचे हैं। एंड इसी दौरान जून 22 1820 को उनको फिर अटैक आता है, ब्लड स्पिटिंग का, खून की उल्टियाँ होती हैं। दिस इज़ माई डेथ वारंट, कीट्स कहते हैं ये मेरे मृत्यु का संकेत था। एंड जुलाई 1820 में उनका लैमिया इज़ाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स पब्लिश होती हैं और पब्लिश की गई थी टेलर एंड हैसे के द्वारा। तो इस तरीके से ये जो समय था 1820 का, ये इनकी पोइटिक फैकल्टी का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा था। लेकिन उनकी बीमारी ना उन पर बुरी तरीके से हावी थी, क्योंकि अपने उनको मेडिकल नॉलेज तो था ही, तो वो इस चीज़ का उनको एहसास हो चुका था कि मतलब मेरी बीमारी किस तरह मुझ पे हावी हो रही है, मेरी लाइफ थोड़े ही दिन बची है। इसलिए वो 18 सितंबर 1820 को जॉन कीट्स अपने फेथफुल फ्रेंड सेवन के साथ जहाज के द्वारा इटली चले जाते हैं, क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनको ऐसा ऑर्डर किया था कि इस विंटर इटली चले जाओ, रोम, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा गर्मी रहती है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो वो अपने जहाज यात्रा से अपने दोस्त के साथ इटली निकल जाते हैं। 15 नवंबर 1820 को वो रोम पहुंचते हैं एंड अपने दोस्त के साथ, और वहीं पर पिज़्ज़ा डी स्पैगना में ठहरते हैं। और 23 फरवरी 1821 को उनकी मृत्यु हो जाती है एट 11 PM इन द लैप ऑफ सेवन हिज फ्रेंड। उनका जो दोस्त था सेवन, उसकी गोद में रात के 11 बजे। और इस तरीके से सेवन ना मतलब इमोर्टलाइज्ड हो गया, उसने अपने आप को अमर बना लिया, क्योंकि कीट्स ने अपने आखिरी क्षण उसकी गोद में बिताए थे और उनकी मृत्यु उसकी गोद में हुई थी। तो एंड फेब 26 1821 बरीड इन द इंग्लिश सेमेट्री एट रोम। 26 फरवरी 1821 में जॉन कीट्स को दफना दिया जाता है, वहीं रोम की इंग्लिश सेमेट्री में उनको दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक महान कवि जॉन कीट्स का, जो कि छोटा सा लाइफ स्पैन था, अप्रॉक्स 26 ईयर्स का, उसने इतना बड़ा खजाना दिया इंग्लिश लिटरेचर को, उसका अंत हो जाता है। एंड आई होप यस यू हैव कम टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ जॉन कीट्स थ्रू माय वीडियो। सो आई होप you like the video and subscribe the channel also if you haven't subscribed till yet. So thanks for watching.